हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर अकेडमी। यूथ पावर अकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। लाइव क्लासेस से हमसे कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनको रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस के अलावा डेली शॉर्ट्स भी आते हैं जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कनेक्ट होंगे। सबसे पहले अगर देखिए तो झारखंड आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो झारखंड में हुल दिवस सेलिब्रेट किया गया। और हुल दिवस के मौके पे यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं कैपिटल में और बाकी जगहों पे। और जो हुल रिबिलियन था उसके हीरोज को याद किया गया। हुल रिबिलियन में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो, इन ये जो है वो हीरोज थे जिन्होंने कि इस रिबिलियन में काफी एक मेजर रोल प्ले किया था। तो उनके लिए जो है ये सेलिब्रेशंस जो है यहाँ पे हुए। और हुल रिबिलियन एक काफी सिग्निफिकेंट ट्राइबल रिवॉल्ट था जो कि 1855-56 में हुआ था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। और जो लोकल लैंड लॉर्ड्स थे, और इसको संथाल ब्रदर्स ने लीड किया था। इसको संथाल रिबिलियन के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय पे जो जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए उसके अगेंस्ट जो है ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी संथाल्स की, उन्होंने अपना इसमें जो है वो रिबिलियन किया। और ये शुरू हुआ था 30 जून 1855 को। और इस मौके पे करीब 10,000 संथाल जो हैं ये लोग इकट्ठा हुए थे। और विभिन्न प्रकार से जो इन लोगों के अगेंस्ट जो अब्यूज होता था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी। और इन्होंने खुद को जो है वो अपना स्वतंत्र घोषित किया था। इनके जो मेजर लीडर्स थे वो सिद्धो और कान्हो मुर्मू थे। साथ ही साथ दो भाई थे, चांद एंड भैरव। बहनें थी, फूलो और जानो। तो इन्होंने ऑपरेशन के अगेंस्ट जो है वो रैलियां निकाली। और अपने जो ट्रेडिशनल उनका वेपन्स था जिसमें कि बाण, धनुष बाण, इन सब का इन्होंने यूज किया था। तो ये जो रेबिलियन है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक काफी इम्पोर्टेंट मूवमेंट था इंडिया के जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रहा है उसमें। और ये जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट था ये। ठीक है। और इस मौके पे जो अभी जो गवर्नर है वहां के संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे किए। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंपेन उद्यान में जो है ये चलाया गया। इसमें चीफ मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो धुमका है या ये सब कैपिटल है। और डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है ये उनके जो सेक्रीफाइस और कंट्रीब्यूशन था उसको याद किया गया। और इस मौके पे काफी सारे प्रोग्राम्स हुए। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया है 2 स्कीम्स का, जिनका की एम है कंजर्वेशन और डेवलप करना सिटी के जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उनका। और इसके लिए इस स्कीम के तहत जो प्राइवेट फर्म्स हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अडॉप्ट कर सकेंगे 75 मॉन्यूमेंट्स को 5 ईयर पीरियड के लिए। और ये जो मॉन्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं इसमें काफी जैसे जो सिग्निफिकेंट साइट्स हैं ये है भुली बती भतियारी का महल, मालछा महल, कुली खान टॉम, म्यूटिनी मेमोरियल, गुमटी ऑफ शेख अली, अजीमगंज सराय, जो कि इसके अलावा और भी जो टोम्स वगैरह हैं उनका जो है वो कंजर्वेशन का काम किया जाएगा। तो जैसे कि अभी दिल्ली से रिलेटेड है तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं कहाँ पे है इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो इनिशिएटिव है इसमें पीएसयूज, प्राइवेट कंपनीज, जो रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, ये मिल के काम करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई सिटीजन इंटरेस्टेड है वो भी, और ये मॉन्यूमेंट मित्र के तौर पे जो है वो काम करेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो कैपिटल है दिल्ली, इसका जो रिच हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसको बेहतर और किया जा सके। जमीर नजीर इनको जो है वो 2026 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है मिला है। इनके अगेंस्ट एक्चुअली ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने एआई का यूज करके, मतलब एंशियंट अपना जो लिटरेचर उसमें एआई का यूज किया है
और थोड़ा-सा वो कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन इन्हें जो है वो डिक्लेयर किया गया है ओवरऑल विनर। और इनका स्टोरी है जिसका टाइटल है द सर्पेंट इन द ग्रोव। इसके लिए इनको ये प्राइज़ मिला है और इनको 5000 पाउंड का जो है लगभग अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। और इसमें मतलब एक इंटरनल रिव्यू किया गया था कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के द्वारा, जो इनके अगेंस्ट एक्यूजेशन लगे थे कि इन्होंने जो है एआई वगैरह का यूज करके अपनी स्टोरी जो है वो किया है, लेकिन इनको जो है वो क्लियर कर दिया गया और इनको जो है वो विनर जो है वो घोषित किया गया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज एक एनुअल लिटरेरी अवार्ड है जो कि कॉमनवेल्थ नेशन के जो राइटर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इनका इनकी स्टोरी का नाम और इनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट, ये जो है वो आज से जो है फोर्स में आ गया, इफेक्ट में आ गया है। और इसको जो है वो हमें जैसे कि पता है कि नरेगा को हटा के गवर्नमेंट ये नया एक्ट जो है वो ले आई है और आज से ये डिफरेंट स्टेट्स में लागू हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इसका 1 जुलाई, जो डेट है वो 1 जुलाई 2026 है। ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा कि एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। इससे जो रूरल लाइवलीहुड है वो और बेहतर होगा। और इसमें इन्होंने कहा है, जो हमारे मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, की कोई भी रूरल वर्कर जो एलिजिबल है वो विदाउट वर्क जो है वो नहीं रहेगा। इस एक्ट के थ्रू जो रोजगार की गारंटी दी जाती थी नरेगा में, पहले 100 डेज की रहती थी, इसको बढ़ाकर 125 डेज जो है वो कर दिया गया है। और इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा यूज किया जाएगा। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन रहेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनको डायरेक्ट किया गया है कि आप जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो ये है एक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस। ये एक ऑटोनॉमस सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है जो कि ऑपरेट करता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे लिवर से रिलेटेड चीजों पे वर्क होता है, कैसे पेशेंट्स की केयर करनी है, एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च वर्क पे काम होता है, जिसपे स्पेशली जो हिपैटोलॉजी है, जो लिवर से रिलेटेड चीजें हैं उस पर पूरा फोकस किया जाता है। कैसे लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए, इनसे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस पे वर्क होता है। और ये अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये लिवर की जो डिजीज है, ये एक काफी मेजर हेल्थ चैलेंज के तौर पे जो है वो है इंडिया में। और इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस, इनकी वजह से भी काफी जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है। और 25 to 30% जो लोग हैं इनमें जो है ये कहीं ना कहीं फैटी लिवर डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में एज ए स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, जिसके थ्रू लिवर से रिलेटेड जो बर्डन है उस पे जो है वो वर्क किया जा सके। और ये न्यू दिल्ली में जो है ये वसंत कुंज में लोकेटेड है। और इन्होंने 3000 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांटेशन का काम किया है जब से ये बने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो लिवर से रिलेटेड सारी चीजों पे वर्क कर रहे हैं। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है वो फर्स्ट कन्वोकेशन सेरेमनी जो है वो अटेंड किया सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का। और इसकी अगर हम बात करें तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ये इस्टेब्लिश हुआ है अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसका उद्देश्य है ट्राइबल पॉपुलेशन के में जो है वो हायर एजुकेशन को और प्रमोट करना। ये आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में है। और ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने से लेके मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने तक के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि कैसे जो है वो एक मीनिंगफुल तरीके से एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन पे काम किया जाए और उसमें जो ट्राइबल लोग हैं उनको जो है वो जोड़ा जाए और उससे जो है वो सबका जो है वो विकास हो सके। तो ये मतलब है, तो इसका लोकेशन याद रखना कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026, इसके तहत जो है वो विकसित भारत का पूरा एक रोड मैप जो है बनाया गया। इसमें प्राइमरी फोकस रहा जी राम जी बिल पे, विकसित भारत जी राम जी बिल पे। और इसमें जो है वो रिव्यू किया गया जो मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है उनका, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन सब पे जो है वो इसमें जो है वो
पूरा इनका रिव्यू किया गया। और ये जो मिशन है इसके तहत 10 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो इसमें बनाए जा रहे हैं ताकि वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को और ज्यादा जो है विकसित किया जा सके। इस सम्मेलन में जो है सारस आजीविका के बारे में बात की गई, जिसकी वजह से ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसकी वजह से जो है वो स्थिति जो है महिलाओं की पर्टिकुलरली जो है और बेहतर हो रही है। और इसी इवेंट में जो मिनिस्ट्री है इन्होंने सारस सखी कलेक्शन ये लॉन्च किया। साथ ही साथ सारस सखी एक बुक जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें कि एक ये जो ब्रांड है इसको एक नेशनल आइडेंटिटी देने की कोशिश जो है वो की गई है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें मार्केट से इसको लिंकेज इसका किया गया है, जिससे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपना एक सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप करने में जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन मतलब ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें जो रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उस पे वर्क होता है और कैसे जो रूरल एरियाज जो वुमेन हैं उनको और बेहतर तरीके से काम किया जा सके और उनको एक बिजनेस में जोड़ा जा सके ताकि उनका जो लाइवलीहुड है वो और बेहतर हो सके। इस पे पूरा वर्क जो है वो होता है। फिर एक इंफॉर्मेशन था अपार और एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और इसको रेगुलेट करता है यूजीसी। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग, ट्रांसफरिंग एंड रिडीमिंग एकेडमिक क्रेडिट्स जो कि स्टूडेंट जो है वो अर्न करते हैं डिफरेंट जो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे। आपार या ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी ये यूनिक 12 डिजिट का स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जो है वो लिंक किया गया है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव, और ये डिजी लॉकर के थ्रू जो है वो एक्सेसिबल होता है। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डिफरेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड्स होता है स्कूल का, हायर एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, अदर जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पूरा जो है वो वन प्लेटफॉर्म पे जो है वो रखा जाता है। और अपार आईडी की बात करें तो इसको किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से जो है वो जनरेट कराया जा सकता है, और ये रिमोट और जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहां से भी जो है ये एक्सेसिबल है। तो अभी जो ऑन रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग जून 2026 तक 26.3 करोड़ वेरीफाइड अपार आईडी जो है वो अक्रॉस द इंडिया जो है वो इनको जनरेट किया जा चुका है। और ये एक लर्नर फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम को तो डेवलप कर ही रहा है, बना ही रहा है। साथ ही साथ जो ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका जो विजन है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू जो है क्रेडिट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें आप कभी भी जो एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट का भी इसमें ऑप्शन होता है। तो अगर स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप कर जाता है किसी चीज को पार्शियली कंप्लीशन के बाद, तब भी उसको क्रेडिट्स मिलते हैं जिनका वो फर्दर जो है वो उसको यूज कर सकता है, बाद में कंप्लीट भी कर सकता है रिजॉइन करके फ्यूचर में, और उसका जो है क्रेडिट मिलता है। तो इसको इससे जो है वो उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल ये रहता है। और तो इसमें जो है वो पूरा डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो मैनेज इनमें किया जाता है। ठीक है। और इसमें अभी अगर हम बात करें तो 153 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, और इससे बताया जा रहा है कि काफी सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं इनको जो है वो हेल्प मिल रहा है। और इसमें जो है वो स्वयं इंटीग्रेशन है इसमें, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो 40% जो अपना क्रेडिट है उसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और इसको जो है वो पूरा अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब यही है कि कैसे आप ऑनलाइन भी जो है वो बेहतर एकेडमिक अपना क्वालिफिकेशन अचीव कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से अटैच होके डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जो है वो आपको जो है वो लर्निंग जो है वो इसके थ्रू जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक नए तरह का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ब्रॉडर वे में काम हो रहा है कि जो एक्सेसिबल ऐसी जगहों पे जहाँ पे नहीं है वहां पे भी जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, अपार आईडीज प्रोवाइड की जाए, जो कि काफी यूजफुल रहेगा। ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिससे कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको फिजिकली
कैरी करने ना करके जो है वो स्टोर करके और शेयर किया जा सकता है। तो इनसे ये सारी चीजें जो है वो डिजिटलाइज होंगी और बेहतर तरीके से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करेगा। ठीक है, तो जो डेटा है एकेडमिक डेटा वो भी सेफ रहेगा। ठीक है, डिजिटली प्रोटेक्ट रहेगा, तो इसका जो फायदा है वो स्टूडेंट्स को मिलेगा। फिर 29th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये आज से स्टार्ट होगा जयपुर में। ये 2 डे का एक इवेंट रहेगा और ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इनके कोलैबोरेटिव एफर्ट से जो है ये होगा। और इस साल का जो थीम है वह है विकसित भारत 2047 AI enabled data driven and secure digital governance। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस चलेगी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है वो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें बाकी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। फिर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, इसको जो है वो लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। और इसमें इन्होंने कहा है कि ये दोनों जो इनिशिएटिव हैं, इससे जो सिटीजन सर्विस हैं वो बेहतर होंगी। और जो डिफिकल्टीज जो है जो फेस करनी पड़ती है डोनेशंस के रिसीविंग करने में, उससे जो है वो थोड़ा सा इनको जो है वो रिजॉल्व होगा। और उन्होंने कहा है कि अगर इंटेंशंस क्लियर हैं और पॉलिसीज जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं, और तो सिंपल तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है वो इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। और EOCI, इसके बारे में इन्होंने कहा कि अ, इसके पहले जो OCI था सिस्टम, उसमें जो है जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया गया है, रिजॉल्व किया गया है जो नया सिस्टम है इसके अंतर्गत। और इन्होंने कहा कि अभी 50 लाख से ज्यादा जो है वो OCI होल्डर्स हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि एक नया फीचर ऐड किया गया है कि जब व्हेन अ न्यू पासपोर्ट इज इशूड आफ्टर 20 years, देयर विल बी नो नीड टू री इशू द OCI बुकलेट। ठीक है, और इनका जो कार्ड होल्डर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूनिक रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ये जो FCRA पोर्टल है, इसके थ्रू जो है वो सिंप्लीफाई किया गया है, जो कंप्लायंस है वो बेहतर होगा और मॉनिटरिंग भी जो है वो इससे बेहतर होगी, इन्फोर्समेंट जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, और EOCI इससे मतलब ये भी एक मेजर सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, जिससे कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनकी जो सर्विसेज है वो बेहतर तरीके से उनको प्रोवाइड किया जा सकेगा। और इसमें बताया गया है कि जो पूरा प्रोसेस है वो OCI प्रोसेस को ऑनलाइन जो है वो कंप्लीट किया जा सकेगा। मतलब सब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, अपना डेटा डॉक्यूमेंट जो है उसको भी अपलोड करेंगे और डिजिटली जो है वो कार्ड जो है वो एक बार अप्रूवल के बाद इसको आपको इशू कर दिया जाएगा। फिर अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया ने जो है वो 28 माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो अभी तक स्टैब्लिश कर लिया है 26 कंट्रीज के साथ, और अदर के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। और इसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया का एक ऑब्लिगेशन है कि जो इलीगल माइग्रेशन है उसको रोका जाए, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस और जो फ्रॉड इंटरमीडियरीज है उनको रोका जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। और ये इन्होंने जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम ये न्यू दिल्ली में हुआ, और इसमें कहा कि इंडिया का एक डेडिकेशन है कि हम सेफ और लीगल मोबिलिटी जो है वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं थ्रू थ्रू ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि डिजिटल सिस्टम और टूल्स को यूटिलाइज करता है, जिसके तहत जो इमिग्रेशन का क्लियरेंस का प्रोसेस है उसको मैनेज किया जाता है, स्ट्रीमलाइन किया जाता है, जिससे कि लोग जो है वो सेफ तरीके से और लीगल तरीके से जो है वो मूव कर सकें और बाद में किसी भी प्रकार का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उससे जो है वो बच सके। ठीक है, तो मतलब जैसे कितनी कंट्रीज के साथ हुआ है, ये एक एज इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक आर्टिकल था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम।
तो कैसे जो भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, कैसे इसको डिजिटल किया जा रहा है, इससे रिलेटेड ये पूरा है। और इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2027 से जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे और जितने भी ट्रायल्स होंगे अंडर न्यू क्रिमिनल लॉज, इनको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब इसका अनाउंसमेंट जो है पहले ही होम मिनिस्ट्री ने किया कर चुका है। और ये इनका एक इनिशिएटिव है जिसके तहत नेशन वाइड जो है ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको जो है वो रोल आउट करेंगे, मतलब इसको लागू करेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी पुलिस हैं, कोर्ट्स हैं, प्रिजन्स हैं, फॉरेंसिक्स लैब्स हैं, इनको जो है वो एक इंटीग्रेट किया जाए, सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिससे एक तो वर्क जो है वो वर्क फ्लो ये भी बेहतर होगा। और जो चीजें हैं, जो केसेस वगैरह हैं, इनको सॉल्व करने में जो है वो काफी मदद मिलेगी। और जो पूरा डेटा है, ये गवर्नमेंट ओन क्लाउड प्लेटफॉर्म है मेघराज, इस पे पूरा सेव रहेगा। और इसमें इन्होंने बताया कि मतलब डिजिटली जो हम पुश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो एनसीआरबी का डाटा है ये इंडिकेट करता है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कंजम्पशन बाय कोर्ट्स और जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटिंग केसेस टू न्यू कोर्ट्स स्टूड एट 46% लेस देन हाफ ऑफ द रजिस्टर्ड केसेस। तो मतलब जो गवर्नमेंट है ये डिजिटली पुश कर रही है, लेकिन अभी भी काफी जो है वो कम है। मतलब अभी 46% ही जो है वो हो पाया है। तो इसको और बढ़ावा पूरा दिया जाएगा और इसको फुल्ली तरीके से नेक्स्ट ईयर से लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि हमारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन्होंने जो हमारे पुराने जो सिस्टम थे, जैसे इंडियन पीनल कोड 8960 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन सब 1878 का था, इसको जो है वो रिप्लेस किया। और जो नए लॉ हैं ये 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में जो है वो आ गए हैं। और पिछले जो डेटा के अकॉर्डिंग अभी जो नई जो बीएनएस है हमारा भारतीय न्याय संहिता, इसके थ्रू लास्ट 2 इयर्स में 74.6 लाख एफआईआर जो है वो फाइल किए गए हैं। और अभी जो स्टेट्स और यूटीज हैं उनको 5 ईयर टाइम जो है वो दिया गया है कि ये जितना भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी एस्पेक्ट हैं इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करें और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, जो फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज हैं उस पे काम करें। ठीक है। और इसमें ये जो भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता है और हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया है स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर जीरो एफआईआर्स। और मतलब अलाउइंग देम टू बी फाइल इरिस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन, की कहीं से भी जो है वो एफआईआर जो है वो किया जा सकेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जहाँ की जिसके जुरिसडिक्शन में है वो वहीं पे हो। तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। और इंट्रा स्टेट जो है वो ट्रांसफर भी जो है वो किया जा सकेगा केसेस का। इसके अलावा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम प्लेटफॉर्म है, ये जो है इसके थ्रू 16,000 जो पुलिस स्टेशन हैं इनमें इनको यूज किया जा रहा है, जिससे कि जो एफआईआर है वो एक तो डिजिटली हो जाएगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो किया जाएगा। इसके लिए भाषिणी ऐप का जो है वो यूज किया जा रहा है कि लैंग्वेज की वजह से जो है वह एफआईआर में कोई इशू ना हो। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने फॉरेंसिक जो लेबोरेटरीज है इनके नंबर पे काफी वर्क किया है और ये अभी बढ़ के जो है वो 154 हो चुके हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ केसेस हैं जो कि फॉरेंसिक लैब के द्वारा जो रिसीव की जाती हैं, इनमें भी बताया गया है कि काफी इंक्रीज हुआ है। और नेशनल इम्प्लीमेंटेशन इसको ये भी बढ़ा है, 46.4% था जो कि जून में बढ़ के 70.06% हो गया है। ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा मतलब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये काफी अब डिजिटल जो है वो हो रहा है और इस पे काफी सारा और वर्क हो रहा है, मतलब होगा आगे भी आगे, ताकि चीजों को जो है वो फास्ट किया जा सके, बेहतर किया जा सके। और जैसे अब इसके पहले हमारा जो होम मिनिस्ट्री था उसने कहा भी था कि मैक्सिमम जो है वो 3 इयर्स में जो भी केसेस है उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। और जो भी
कल्प्रिट रहेगा उसको सजा जो है वो दी जा सकेगी। तो ये जो सारी सिस्टम है इनके अंतर्गत जो चीजें हैं ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी जैसे कि हमें पता है कि जो राम मंदिर है यहाँ पे जो चंदा है उसको उसके जो है वो लूट का पूरा हुआ है कि जो चंदा चढ़ाया जो चढ़ावा चढ़ा था उसको जो है वो लोगों ने जो है वो मिसयूज किया है गलत तरीके से। तो इसको लेके काफी विवाद भी है और इस पे केस भी जो है वो हुए हैं, जो कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। तो इसमें जो फैजाबाद का जो बार है काउंसिल उसने एक रिजोल्यूशन लिया है कि ये लीगली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जितने भी के एक्यूज्ड हैं, मतलब जिन पे ये आरोप लगा है कि इन्होंने राम मंदिर में जो है वो चोरी की है। और इसी के बारे में निकला है कि ये अगर डिनाई करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, इसको ये डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक कॉम्पिटिटेंट एडवोकेट देना ये एक फंडामेंटल राइट है, चाहे कितना भी विकेट इंडिविजुअल हो, मतलब कितना भी बेकार दुष्ट इंडिविजुअल हो, लेकिन उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से एक एडवोकेट मिलना चाहिए जो कि उसके केस को लड़े। और ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया था इस मतलब, तो इनका कहना है कि इस ये जो इनका एक रिजोल्यूशन लोग नहीं लड़ेंगे, इनके इनको जो है वो जो एक्यूज्ड है उनको कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो ये उसके जो है ये अगेंस्ट है। और ये जो जजमेंट आया था ये एक कन्फ्रंटेशन हुआ था एक लॉयर और लोकल पुलिस के बीच में कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और इसमें जो है वो क्लियरली कहा गया था कि ये बार का एक हाईएस्ट ट्रेडिशन है। तो इसमें 2010 में डिवीजन बेंच था जस्टिस मार्कंडे काजू और ज्ञान सुधा मिश्रा का। इसमें उन्होंने कहा था कि जो बार बॉडीज हैं ये अगर रोकती हैं कि मतलब ये केस नहीं लड़ेंगी तो ये पूरी तरीके से इलीगल होगा और जो भी ट्रेडिशनल है जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसके अगेंस्ट होगा। इस जजमेंट में इन्होंने कहा था कि एवरी पर्सन कितना हाउएवर विकेट कितना भी बुरा हो, डिप्रेव्ड हो, वाइल हो, डिजेनरेट परवर्टेड हो, जब कितना भी बुरा हो, ठीक है, खराब व्यक्ति हो, लेकिन उसको भी जो है वो राइट है कि उसको डिफेंड किया जाए इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे कैसा भी क्राइम उसने किया हो। और इस जजमेंट में इन्होंने रेफरेंस दिया था आर्टिकल 22(1) का, जो कि गारंटी करता है एक किसी भी अरेस्टेड पर्सन को राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस, कि भले आपने किसी का मर्डर ही किया हो, कोई भी ऐसा एक्ट किया हो, लेकिन आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर जो है दिया जाएगा जो कि आपको डिफेंड करेगा। ठीक है। और इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है अंडर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटीक, ये भी कहता है कि एडवोकेट को टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वारंट रिफ्यूजल, मतलब ऐसा कोई वो हो एक्सेप्शनल हो तभी आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, अदरवाइज केस आपको लड़ना पड़ेगा। तो अब इसके अगेंस्ट मतलब यही है कि अभी इन्होंने कह दिया है कि अब हम जो है वो नहीं लड़ेंगे। तो अब देख मतलब इसके इस तरह की चीजों पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो आ चुका है कि चाहे कोई भी कितनी भी बुराई हो, लेकिन उसके को जो है वो एक एडवोकेट मिलेगा जो कि उसकी बातों को रखेगा और लॉफुली उस पे जो है वो काम होगा। फिर सिमिलरली अभी यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जजमेंट दिया है और इसके थ्रू इन्होंने कहा है कि अभी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, इनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसके थ्रू ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे बर्थ राइट सिटीजनशिप को। मतलब ये था कि अगर यूएस में है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ वहां पे होता है तो उसको यूएस का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो इसके अगेंस्ट जो है वो ये अपना एक ऑर्डर लेके आए थे। तो क्योंकि इनका था कि इमिग्रेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए था और इन्होंने कहा था कि लोग आते हैं यहाँ पे यूएस में और फिर जो है वो सेटल हो जाते हैं, इनको नागरिकता मिल जाती है। तो इसी के अगेंस्ट ही अपनी पॉलिसी लेके आ रहे थे। तो इसको जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजेक्ट जो है वो कर दिया है। और इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है यूएस एजेंसीज को कि कि अगर आप सिटीजनशिप जो है वो डिनाई करते हैं तो चिल्ड्रन बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट, अगर कोई भी पेरेंट जो है वो यूएस का सिटीजन नहीं है तो ये जो है वो इलीगल होगा। ठीक है। तो इनका कहना है कि ये एक अमेरिकन जो सोसाइटी है इसमें एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि जो
जो सोली मतलब कि राइट ऑफ सॉइल, अगर आप वहां अमेरिका की धरती पे आप पैदा हुए हैं तो आप अमेरिकन जो है वो रहेंगे। ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है ये काफी मतलब 14th अमेंडमेंट हुआ था 1868 में, और तब से जो भी यूएस बॉर्न सिटीजन है उनको जो है वो यूएस की जो नागरिकता है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के अगेंस्ट ट्रम्प का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, तो उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर अभी जैसे कि हमें पता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक्ट था, उम्मीद था, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल लागू हुए जो है वो 1 साल हो गया है। तो इसमें जो है वो बताया गया कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो पिछले 1 साल में जो है रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था फॉर डिजिटल इन्वेंट्री, की जो वक्फ प्रॉपर्टीज है इनको जो है वो जियो टैग जो है वो किया जाए। और इसमें इसमें बताया गया है कि अभी जो है वो 88,551 जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि 11% है टोटल प्रॉपर्टीज का, इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो हुआ है। इनका जो है वो इनको रिजेक्ट किया गया है पूरा स्क्रूटनी करने के बाद से। उसमें कहा गया है जो उम्मीद पोर्टल है इसने 74% जो प्रॉपर्टीज है इनको इंक्लूड किया है, लेकिन अभी इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा जो लीडिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे जो नेशनल जो रिजेक्शंस हुए हैं उसमें यूपी जो है वो टॉप पे है, इसके बाद वेस्ट बंगाल है और इसके बाद राजस्थान है। और इसमें ये भी बताया गया कि जो जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे चीजें बेहतर तरीके से काम जो है वो किए गई हैं। और इन्होंने कहा कि अभी जो टोटल मतलब 7,95,784 प्रॉपर्टीज थी इनके इंक्लूजन की बात हो रही थी। और अभी उत्तर प्रदेश में जो है वो करीब 20%, वेस्ट बंगाल में जो है वो 16% जो है वो इन्होंने इंक्लूजन के लिए जो है वो अपना कहा है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग जो है वक्फ बोर्ड भी होते हैं, जैसे शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग रहता है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए भी जो है वो अभी रजिस्ट्रेशन का पूरा भी चल रहा है, इसमें कई उनको जो है वो रिजेक्ट किया गया है। उम्मीद पोर्टल ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर 6 जून को, और इसके तहत ये मैंडेटरी किया गया कि जितनी भी रजिस्टर्ड वर्क प्रॉपर्टीज है इंडिया में उनको 6 मंथ के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है इसमें 3 लेयर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो इनिशिएशन होगा वो होगा बाय द मुताबली या जो केयर टेकर होता है। फिर उसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा चेक किया जाएगा, और जो फाइनल अप्रूवल है वो सीनियर वक्फ बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा जो है वो किया जाएगा। और बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनके जो सीईओज हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी अभी और टाइम लगेगा, तो एक्सटेंशन के लिए जो है वो इसमें इन्होंने कहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे जगह है जहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पे जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स का डेटा है, तो वहां पे जैसे कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से हो पा रहा है, और वहां पे उन्होंने जो है वो बेटर परफॉर्म जो है अपना किया है। ठीक है, तो ये है पिछले साल ये काफी था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब एक्ट आया था तो इस पे काफी विरोध भी जो है वो किया था। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट है इंडिया का जो कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज है, और इसको बेसिकली मॉस्क, ग्रेवयार्ड, स्कूल्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो इसको पूरा डिजिटाइज करने का काम किया जा रहा है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, इलीगल इंक्रोचमेंट जो है उसको खत्म किया जा सके, जो प्रॉप मैनेजमेंट है वक्फ का वो प्रॉपर तरीके से जो है वो किया जा सके। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पहले वो तो वही है कि कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाए और उसको वैलिडेट किया जाए, लार्ज स्केल पे डिजिटाइज किया जाए, ताकि पता चल सके कि पूरा कितना क्या लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। फिर जनरल धीरज सेठ, इन्होंने ये नए आर्मी चीफ बन गए हैं। ये 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। 1 जुलाई 2026 से इन्होंने अपना पद जो है वो किया है। और इसके पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे, ये रिटायर हो गए 4 डिकेड की सर्विस के बाद से। और जनरल सेठ ये इन्होंने जो है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे, यहाँ से इनकी कमिश्निंग जो है वो हुई थी। इनका काफी डिस्टिंग्विश जो है वो मिलिट्री करियर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये क्रूशियल लीडरशिप पोजीशन है इंडियन मिलिट्री में। ये काफी इम्पोर्टेंट एक
पद है और ये एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रेटजीज देखने का ये काम जो है वो करते हैं। यूएई की बात करें तो यहाँ पे इतिहाद रेल इसने अपना कंप्लीट किया है इनॉग्रल पैसेंजर ट्रेन ट्रायल जर्नी। और ये एक काफी सिग्निफिकेंट इवेंट जो है वो रहा है। इसमें फुजैरा टू अबू धाबी मोहम्मद बिन जायद सिटी स्टेशन तक जो है वो ये ट्रेन ट्रेवल किया है। और इतिहाद रेल ये यूएई का एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन है, जिसके थ्रू जो है वो जो नेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इसको पूरा चलाया गया है। ठीक है, और इनका ये कहना है कि इससे जो यूएई है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज हैं वो और बेहतर होंगी। और इसके पहले इन्होंने जो है वो इनका अर्बन ट्रांजिट सिस्टम जो है वो पूरा बेहतर करने पे इन्होंने काम किया है। दुबई मेट्रो ये ऑपरेशनल हुई 2009 में। इसके अलावा दुबई ट्रैम इसको 2014 में इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये बस एज ए इंफॉर्मेशन इसको जान रहो कि यूएई में जो है ये तो वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काम जो है वो किया जा रहा है अब। फिर इंडियन रेलवेज ने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल किया है। और इसके तहत इन्होंने जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑफ अ बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम, जो हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है उस पे। और इसके लिए इन्होंने इसको सैंक्शन किया है। इससे माना जा रहा है कि जो ये एक बैकबोन है डिजिटल कम्युनिकेशन का बेहतर होगा। और जो रेलवे नेटवर्क है पूरा वो और बेहतर होगा। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो ये 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो है ये इंस्टॉलेशन किया जाएगा ओवर 1600 रोड किलोमीटर्स पे। और इससे जो ये पूरा रीजन है यहाँ पे जो है ये सेफ एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो ऑपरेशंस जो है वो चल सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा 44 किलोमीटर का मानसी सहारसा सेक्शन है, इसका डबलिंग का काम होगा जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। और इसके लिए 499 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन किया गया है। अभी ये जो मानसी सहरसा सेक्शन है ये सिंगल लाइन कॉरिडोर है। और इसकी जो है वो ब्रॉडनिंग का काम किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद से जो एडिशनल 1.764 मिलियन टन्स पर एनएम का जो फ्रीट है ये इसका जो है वो ट्रैफिक जो है ये हो सकेगा, ये आ जा सकेगा। और इससे जो इकोनॉमी है उस पे उसके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और बेहतर होगा। आसनसोल डिवीजन है, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट जो है वो इसका भी जो है अनाउंसमेंट जो है ये किया है। और इनमें कहा गया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। हाई डेंसिटी नेटवर्क एंड हाईली यूटिलाइज नेटवर्क रूट जो है वो बनेंगे ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन में। और ये इनिशिएटिव है, इसमें इसके थ्रू जो है 28 जो एग्जिस्टिंग रिले बेस्ड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन हैं उसको जो है वो रिप्लेस किया जाएगा स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू, जितने भी स्टेशंस और केबिन्स हैं उनसे। ठीक है, तो इससे माना जा रहा है कि ये एडवांस होगा जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है। और जो कवच सिस्टम है हमारा जिसके थ्रू जो ट्रेन्स हैं उनको ऐसा किया जाता है कि एक्सीडेंट ना हो, वो ऑटोमेटिक जो है वो रुक जाएं। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल, इन सबको जो है वो बेहतर किया जाएगा। मॉडर्नाइज जो है वो इससे हेल्प मिलेगी। तो मतलब इंडियन रेलवेज ने काफी सारे जो है वो कल अपने अनाउंसमेंट किए हैं। और इससे माना जा रहा है कि जो रेलवे सेफ्टी है वो बेहतर होगी। और कैपेसिटी हमारी और बेहतर रहेगी। और आगे आने वाले टाइम में जो ट्रेन है वो एफिशिएंट तरीके से और वर्क जो है वो वर्क कर सकेंगे। फिर हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और ये बना था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1988 और ऑपरेशनल हुआ 1995 से। तो इन्होंने कहा है कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव
to establish a nationwide institutional framework for the design vetting of critical bridge projects। तो मतलब जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं उनका जो डिजाइन है उसको मतलब और बेहतर करने के लिए जो स्ट्रक्चर है जो सेफ्टी है उसको बढ़ाने के लिए जैसे प्राइवेट उसको एक पूरा रिव्यू किया जाएगा कि हाँ क्या ये जो मॉडल है वो परफेक्ट है सही है। तो इससे क्या होगा कि जो डिजाइन है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी और जो ऑपरेशनल रिस्क होते हैं वो मिनिमाइज हो सकेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने कहा है कि इसको ये जो फ्रेमवर्क है इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि जो भी मेजर ब्रिजेस बनते हैं फॉर जो कि 100 साल तक के लिए बनते हैं तो उनका जो है एक पूरा रिगरस तरीके से इंडिपेंडेंट टेक्निकल रिव्यू हो बिफोर द स्टार्टिंग या कमेंसमेंट ऑफ जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द ब्रिज। ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एनएचआई है इसने जो है एक आईआईटी का जो है वो पूरा एक पैनल जो है वो बनाया है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ये इंडिपेंडेंट प्रूफ चेकिंग हाइड्रोलिक स्टडीज उस पर काम करेंगे कि मतलब क्या है सही है कि नहीं है। ठीक है। और जितने भी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स हैं उन पे और पूरा प्रॉपर तरीके से अपना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं मेथड्स हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि अभी जो है वो लगभग 12 आईआईटीज हैं जिसमें कि आईआईटी दिल्ली बॉम्बे आईआईटी रुड़की आईआईटी खड़गपुर इन्होंने अपना एक विलिंगनेस जो है वो शो किया है कि हम जो है वो एनएचएआई के साथ मिलके वर्क करेंगे ताकि जो ब्रिजेस वगैरह हैं जो रोड वगैरह हैं इनकी जो सेफ्टी है वो और बेहतर हो सुपीरियर डिजाइन को जो है वो प्रमोट किया जाए और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ब्रिजेस का जो है कंस्ट्रक्शन हो सके। फिर यूरो बैंक है इन्होंने न्यू यूपीआई बेस्ड रेमिटेंस सर्विस जो है वो लॉन्च किया और इससे क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर जो है वो हो सकेंगे फ्रॉम ग्रीस टू इंडिया। तो ये जो लॉन्च है ये एक दर्शाता है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूरो बैंक एंड एनपीसीआई। ठीक है। और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और मतलब एक ये है कि हमारा जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसने डेवलप किया यूपीआई को तो ये इसको वर्ल्ड लेवल पे जो है वो रिकॉग्निशन जो है वो मिल रहा है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक एडवांसमेंट दिखाता है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो जो हमारा इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो जो एलिजिबल कस्टमर्स रहेंगे जो ग्रीस में रह रहे हैं वो इंस्टेंटली तुरंत यूपीआई के माध्यम से जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इससे क्या है जो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह है जो ट्रेडिशनल मेथड का उसमें कमी आएगी और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन जो है इससे जो है वो म्यूचुअल मतलब ग्रोथ होगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल था कि कैसे जो इकोनॉमी है कितना रेजिलियंट है अभी जो हमारा एक ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का देखा जाए या फाइनेंशियल सिस्टम का देखा जाए तो काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है एआई का जो यूज है वो काफी जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम में जो रिस्क है एसोसिएटेड विद जो जैसे कि अभी हमने देखा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से एक जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका काफी इम्पैक्ट देखने को मिला ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी पे। साथ ही साथ जो एआई है इसका क्या इफेक्ट रहेगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एआई का एक जो बेटर चीजें हैं साथ ही साथ उसके रिस्क भी हैं जो कि एक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए काफी चैलेंजेस जो हैं ये पोज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अभी आरबीआई ने अपनी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको रिलीज किया उसमें कहा कि जो इंडिया का जो इकोनॉमी है जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये काफी रेजिलियंस है और इसमें कहा कि काफी सारा एक्सटर्नल शॉक्स है और लेकिन जो हमारी इकॉनमी है वो काफी जो है रोबस्ट है काफी बड़ी इकॉनमी है और ये हमारा जो ग्रोथ है वो एक स्ट्रांग ग्रोथ रहा है इन्फ्लेशन को हमने कम किया है। तो एक हेल्दी बैलेंस शीट्स देखने को मिल रही है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो फर्म्स हैं और इसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है इकोनॉमी की वो स्टेबल है। और इसमें कहा है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो एसेट क्वालिटी है बैंक्स का इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मार्च 2026 के बाद से।
साथ ही साथ जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो है इसमें कमी आई है। मतलब ठीक है, एसेट क्वालिटी जो है वो बेहतर हुआ है। तो उसने मतलब इन्होंने ओवरऑल कहा है कि जो भी एक्सटर्नल शॉक्स हैं या जो डोमेस्टिक रिस्क्स हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और जो भी शॉक्स हैं उनसे उबर के एक बेटर तरीके से काम करने की स्थिति में जो है वो इंडियन इकोनॉमी अभी है। कॉपरेशन, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन के 5 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो एक पूरा एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है वो चलेंगे 29 जून से 6 जुलाई तक। और इसमें बताया जाएगा कि कैसे कोऑपरेटिव्स की मदद से मतलब जो है इंडिया का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या-क्या मिनिस्ट्री के अचीवमेंट्स रहे हैं। जो सरकार है इनका एक विजन है सहकर से समृद्धि, ठीक है? और इस पे एक फ़ोकस किया जा रहा है। और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, नेशनल फेडरेशंस हैं, स्टेट कॉर्पोरेशन जो हैं, ये कलेक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं। तो मतलब इस पूरे वीक इसमें बताया जाएगा कि पिछले 5 सालों में क्या-क्या जो है वो इनके अचीवमेंट्स रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि अभी जैसे कि भारत टैक्सी लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से, तो वो एक मेजर प्लेयर के तौर पे उभर के आ रहा है। जैसे कि ओला वगैरह जो प्राइवेट कैब्स वगैरह हैं, उनको ये कहीं न कहीं चैलेंज करेगा। इससे जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो और बेहतर होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया जुलाई 2021 में। और इसको जो है वो अलग से मिनिस्ट्री पूरा बनाया गया, और अभी जो करंट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है वो होम मिनिस्टर ही जो है वो इसका अभी काम जो है वो देख रहे हैं। तो ये पूरा 1 वीक सेलिब्रेशन जो है वो इनके लिए चलेंगे। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका एक डेकेड जो है वो कंप्लीट हुआ हो गया है, और मतलब 10 साल हो गए हैं। ये लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। और इसके थ्रू इरिगेशन को बेहतर करने पे पूरा फोकस किया गया, ताकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो सके। बताया गया है कि इस स्कीम के थ्रू जो इरिगेशन है वो बेहतर हुआ है। इससे ऑन फार्म वाटर एफिशिएंसी बेहतर हुई है। सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट किया गया है। वाटर हार्वेस्टिंग को बेहतर किया है। इफिशिएंटली जो फार्म लेवल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बेहतर किया गया है। जल संचय पे ध्यान दिया जा रहा है। जल सिंचान की कैसे जो है वो वाटर को जो है वो एफिशिएंट तरीके से जो है वो सिंचाई के लिए जो है वो यूज किया जा सके। तो काफी इसने जो है वो बेहतर रोल प्ले किया है। इरिगेशन कवरेज बढ़ा है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ी है। जुडिशियस यूज से वाटर के जो सॉइल हेल्थ है वो बेहतर हुई है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई है। ठीक है, इसके काफी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी रहे हैं। फिर इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसके एक्सपेंशन से जो वाटर का कंजर्वेशन है वो भी सही हुआ है, और इरिगेशन जो है वो एफिशिएंट हुआ है। ठीक है, इसी के तहत एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है। इसका फोकस रहता है ऑन रैपिड कंप्लीशन ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जो भी छोटे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इरिगेशन से रिलेटेड उनको जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट किया जा सके। और इसमें बताया गया कि 16-17 से इसने जो है करीब 21,000 से ज्यादा का सेंट्रल असिस्टेंट जो है उसमें प्रोवाइड किया गया है। फिर 25-26 में गवर्नमेंट ने कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट के लिए के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है वो एक सब स्कीम जो है वो इसको लॉन्च किया है, जिसके लिए 1600 करोड़ का जो है वो एक आउटले रखा गया है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, तो इससे माना जा रहा है कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उन और बेहतर तरीके से काम करेंगे। फिर हर खेत को पानी, इसका फोकस है कि जो भी खेत हैं उनमें नए वाटर रिसोर्सेस को जो है वो डेवलप किया जाए। ठीक है, और जो एक्सपेंडिंग जो कल्टीवेबल एरियाज है उनको एक्सपेंड किया जा सके। और इसमें इन्होंने बताया है कि जब से इसका मतलब ये योजना लागू हुई है तब से 3,462 सरफेस माइनर इरिगेशन एंड रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन स्कीम जो है वो इनका कंप्लीशन का काम किया जा चुका है। फिर इसमें इन्होंने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे हम जो है वो वर्क कर रहे हैं। फोकस ये है कि कैसे जो वाटर है उसका
एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए फार्म लेवल पे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत। ठीक है, जिसमें कि ड्रिप टेक्नोलॉजीज का, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स का प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज किया जा रहा है। फिर इसके लिए भी इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने कंटिन्यूएशन जो है वो किया है कि इनको जो है वो और जो पैसे हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो 2021 से 26 का जो टाइम पीरियड रहा, इसके लिए जो है वो 93,068.56 करोड़ का जो एक आउटले रखा गया है। और 26-27 का जो बजट रहा है, इसमें 6,587 करोड़ जो है वो दिया गया है इरिगेशन को और बेहतर करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए और वाटर को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने के लिए। ठीक है। और तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस योजना से काफी बेहतर तरीके से काम किया गया है इरिगेशन पे, और इससे जो ओवरऑल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो और बेहतर हुई है। और इसके अडॉप्शन के लिए जो है वो माइक्रो इरिगेशन फंड इनको स्टैब्लिश किया गया है, जो कि आते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अंतर्गत। और इसके थ्रू जो छोटे छोटे जो किसान है उनको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये प्रोवाइड करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर जीएसटी के लॉन्च हुए भी 9 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 1 जुलाई 27 को जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको लॉन्च किया गया था। इसको इंडिया का जो टैक्स जर्नी है इसमें एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट माना जाता है। ये वन नेशन वन टैक्स एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके थ्रू एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पिछले 9 साल रहे हैं, इसमें जीएसटी ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन है उसको और मजबूत तरीके से इस पे काम किया है। जीएसटी में पहले के जो 17 डिफरेंट टैक्सेस थे, जो 13 सेस थे, उनको सबको इसने एक एक सबज्यूम करके एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया। और इससे जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसको एलिमिनेट किया गया है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। जो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स रहते थे, जो स्ट्रक्चर रहता था टैक्स का, उसको जो है वो खत्म किया गया। साथ ही साथ जो हिडन कॉस्ट थी उसको भी जो है वो खत्म किया, जो कि टैक्स पे टैक्स जो है वो देना पड़ता था उसको। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो की फीचर्स हैं जीएसटी का इसमें है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन ऑन मैन्युफैक्चर सेल और सर्विस सेपरेटली। तो इसमें जो है वो सप्लाई पे जो है वो ये टैक्स जो है वो पूरा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग लेवल पे जो है वो नहीं लगता है। तो उसमें बताया गया कि काफी बेहतर तरीके से जीएसटी है वो काम कर रहा है। फिर लास्ट ईयर 56 मीटिंग हुआ था जीएसटी काउंसिल की, और इसमें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 की जो है वो गवर्नमेंट ने घोषणा की, जिससे जो कॉमन पीपुल हैं उनकी जो लाइफ्स है और बेहतर हो सके, जो टैक्स प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई जो है वो किया गया। और जो रिवाइज्ड जीएसटी 2.0 है वो 22 सितंबर 2005 से जो है वो लागू हुआ। और इसमें कहा गया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज किया जा रहा है, ताकि जो टैक्स कलेक्शन है वो और बेहतर हो। ठीक है। और मतलब ये इन्होंने कहा है कि ये जो जीएसटी है ये दिखाता है कि कैसे जो इंडिया का एक एफर्ट है कि सिस्टम जो है वो सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट हो, और ज्यादा से ज्यादा इसको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि हम विकसित भारत का जो एक एम है उसको अचीव कर सकें। तो उसमें जीएसटी ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है इसका एक्सपेंशन हुआ है, और अभी उन्होंने बताया कि 2025 में इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें काफी इंक्रीज हुआ है। न्यू 709 एनिमल स्पीशीज को ऐड किया गया है, साथ ही साथ 353 प्लांट स्पीशीज को जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो न्यू एडिशंस हुए हैं इसमें 483 जो है वो एंटायरली न्यू है साइंस को, मतलब इसके पहले ये प्रजातियां नहीं खोजी गई थी। और 220 जो 6 है ये पहली बार इंडिया से इनको जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो डिस्कवरी किया गया है इसका जो डिटेल रिपोर्ट है इसको जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है वो पब्लिश किया है। इन एडिशंस के बाद से इंडिया का जो टोटल फॉनल डाइवर्सिटी, मतलब कितनी जो है वो
जंतुओं की जो है वो वैरायटी है। तो अगर ये देखा जाए तो अभी ये 1,05,953 स्पीशीज हो गए हैं, जो कि हमारी जो पोजीशन है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोडाइवर्स नेशन की, उसको बेहतर करता है। और केरला में सबसे ज्यादा न्यू स्पीशीज को जो है वो डिस्कवर किया गया, इसमें 98 जो है वो न्यू स्पीशीज ऐड हुई। इसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटका, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके साथ साथ फ्लोरा की अगर बात करें तो जो 221 जो 353 न्यू स्पीशीज जो है वो ऐड हुई हैं, तो इसमें 221 जो है वो बिल्कुल न्यू है। और 132 जो है ये नया डिस्ट्रीब्यूशनल रिकॉर्ड जो है वो दर्शाती है इंडिया के लिए। सबसे ज्यादा जो प्लांट डिस्कवरीज हुई हैं ये अरुणाचल प्रदेश से हुई हैं, जिसमें 49 न्यू स्पीशीज को डिस्कवर किया है। इसके अलावा उत्तराखंड से 39 और केरला से 37 डिस्कवरीज जो है वो हुई हैं। मतलब ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओवरऑल नंबर, क्योंकि इतना नया और जो डेटा है वो रिकॉर्ड है कि गवर्नमेंट ने बताया है कि इतने नए प्लांट स्पीशीज और इतने नए जो एनिमल स्पीशीज वो है इंडिया में। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक मेजर मेगा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे काफी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ का डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सीजन्स होते हैं, डिफरेंट वेदर पैटर्न्स होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है डिफरेंट स्पीशीज के फ्लरिश करने के लिए, उनके और आगे बढ़ने के लिए। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आयरलैंड ने ऑफिशियली जो है वो यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंसी जो है वो इसको जो है वो अभी एज्यूम कर लिया है। तो इस मौके पे इंडिया ने जो है वो आयरलैंड को जो है वो बधाई दिया है। आयरलैंड एक सोवरेन स्टेट है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का, जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और अभी ये जो है वो जो यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो उनके पास रहेगी। प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ये रोटेट करता रहता है, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स होते हैं एवरी 6 मंथ। और ये पूरे इस टाइम पे ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि कैसे जो काउंसिल है उनकी मीटिंग्स वगैरह हो, और कैसे जो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा वर्क है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चलता रहे। और हेलेन मैकएंटी ये जो है वो मिनिस्टर हैं, तो ये सारा जो रोल है काउंसिल का वही जो है वो देखेंगे। फिर साइंस टेक्नोलॉजी में देखें तो 30 जून को नासा ने शुरू किया है एक $30 मिलियन का मल्टी मंथ रोबोटिक रेस्क्यू मिशन। और ये एक काफी चैलेंजिंग वर्क रहेगा। और इसके थ्रू इनका एक एजिंग टेलीस्कोप है, स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप। तो इसको जो ये मतलब डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो इसको रेस्क्यू करने के लिए जो है वे इन्होंने इसको मिशन को लॉन्च किया है। और ये जो रेस्क्यू स्पेसक्राफ्ट रहेगा, इसको यूएस का स्टार्टअप है कैटलिस्ट, इन्होंने डेवलप किया है। और माना जा रहा है कि ये इसको लॉन्च करेंगे पैसिफिक ओशन से। ठीक है, और इसमें जो है वो स्मॉल रॉकेट रहेगा पेगासस। तो ये स्विफ्ट टेलीस्कोप के पास जब जाएंगे तो वहां से जो चीजें हैं उसको जो है वो कोशिश करेंगी कि ले सकें। तो क्योंकि इससे क्या होगा, मतलब जो इसके जो अवशेष हैं इसको खत्म करने का काम करेंगे। माना जाए कि 1 मंथ तक ये पूरा जो है इनका ये जो मिशन है ये काम करेगा। और ये नासा ने जो है ये नील गेरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी इसको 2024 में जो है वो लॉन्च किया था। 2 साल का मिशन था जो कि गामा रेस की स्टडी करने के लिए जो है वो गया था। और इससे जो है वो जो कॉस्मिक एक्सपोजर्स होते हैं उनको स्टडी करने में जो है वो काफी जो है वो हेल्प मिली। इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया था। तो अब इसका चूंकि लाइफ जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसको वो करने के लिए जो है वो इन्होंने ये नया मिशन के थ्रू जो है ये इसको भेजेंगे स्पेसक्राफ्ट को, ताकि इसको जो है वो ये कंप्लीट करके ले आ सके। फिर इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इन्होंने नया इंसाइट इन्हें जो है वो मिला है, और कि कैसे जो है वो सोलर इरप्शंस होते हैं जिनको कि इंटरप्लैनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो कहा जाता है, कैसे ये इवॉल्व होते हैं सन से अर्थ की जो जर्नी होती है उस पे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इंटरप्लैनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन जो है ये मैसिव ब्लास्ट होते हैं, मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा हो है, ये सन के जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है इससे रिलीज होता है, और ये पूरा स्पेस में ट्रेवल करता है, अर्थ आता है।
और जब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे इसका एनकाउंटर होता है, तब ये इसमें जो है वो डिस्टरबेंस होता है, जिससे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो बनते हैं। तो इसका जो पूरा इसमें स्टडी इन्होंने काम किया है। और इन्होंने सन का 11 ईयर का एक जो एक साइकिल होता है, पूरा उस जो एक्टिविटी है उसको जो है वो देखा। और इसमें उन्होंने बताया कि जो सबसे ज्यादा जो मास इजेक्शंस हैं वो 2025 में जो है, ये अभी ये करंट साइकिल नंबर 25 है, तो इस टाइम पे जो है वो इसको देखने को ये मिला है। और ये जो रिसर्च का काम है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलुरु में। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत। इन्होंने इस पे पूरा जो इसका बिहेवियर है इसका स्टडी करने का जो है वो काम किया। तो इसमें इन्होंने नासा का जो है वो OMNI डेटाबेस है, जो कि स्पेस फिजिक्स डेटा फैसिलिटी के द्वारा जो मेंटेन किया जाता है, उसका यूज किया और पूरा इस डेटा को स्टडी करने का काम किया कि एक 11 ईयर का जो सोलर साइकिल होता है उसमें क्या है, कब जो है वो सोलर जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम होता है, कब सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। तो ये पूरा स्टडी करने में काम किया है। ठीक है, तो यही था आज का सारा करंट अफेयर्स। आप चैनल पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमको सपोर्ट करिए।